दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह भारत का संविधान कहता है। लेकिन क्या इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियां सर्वनिरपेक्ष बन गई हैं? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की सर्वनिरपेक्ष एजेंसी, कैसा लग रहा है आपको सुनकर? और कैसे यह सर्वनिरपेक्ष हो गई है, इसकी आज हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। वैसे व्यक्ति को निरपेक्ष होना चाहिए, जैसे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, वैसे व्यक्ति को भी निरपेक्ष होना चाहिए, संस्थाओं को भी निरपेक्ष होना चाहिए, चाहे वो धर्म से निरपेक्ष हो, चाहे वो शर्म से निरपेक्ष हो। व्यक्ति को शर्म से निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, भले ही संस्थाएं, भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियां शर्म से निरपेक्ष हो जाए। ईडी को लेकर इस देश में, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, उसकी गतिविधियां, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच, इन सब को लेकर यह देश पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में लोकतंत्र क्या बचा रहेगा, इसको लेकर अब आवाजें उठनी शुरू हो गई है। लेकिन भारत के अंदर राष्ट्रवाद की अफीम इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर चुनावी राष्ट्रवाद की अफीम इस देश को चटाई जा चुकी है कि लोगों को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की सर्वनिरपेक्ष जांच एजेंसियों पर कोई गिला नहीं है। आज जिन लोगों को गिला है, उनके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के तमाम दल, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, उप मुख्यमंत्री, यानी जो विपक्षी दलों से आते हैं, उन सब के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, चुनाव के दौर में आचार संहिता लगने के बाद कार्रवाई हो रही है, ये सब आप देख रहे हैं। एक सिरा ईडी से जुड़ता है, दूसरा सिरा कहीं सीबीआई से जुड़ता है, तीसरा सिरा इन दोनों के सुपर बॉस से जुड़ता है, और इन सब के ऊपर पिंजड़ाबंद तोतों की चर्चा होती है। जो न्यायालय जांच एजेंसियों को पिंजड़ाबंद तोता करार दे चुका है, वही न्यायालय चुनाव के दौर में जमानत देने के मामले में ऑर्डर को रिजर्व कर लेता है। यानी ना तो खारिज करने का आदेश आता है और ना ही जमानत अर्जी को जमानत की देने का ऑर्डर आता है। आज आम आदमी पार्टी के मामले पर सुनवाई हुई, दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में सुनवाई हुई, और उस सुनवाई में कल ही आपको पता है कि किस प्रकार से सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, ईडी ने बहुत कुछ कहा। ईडी ने पीएमएलए की धारा 70 के तहत आम आदमी पार्टी को एक कंपनी माना। अब ईडी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, हर राजनीतिक दल होता है, ईडी उसे कंपनी मानती है। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो कानून है, उसे कंपनी मानता है। और साफ साफ ईडी की तरफ से खड़े वकील राजू कोर्ट में कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस मामले में होल एंड सोल है। जब होल एंड सोल आम आदमी पार्टी है, क्यों ना उसके अध्यक्ष को घसीटा जाए, और इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। मामला सरकार का, मामला पॉलिसी डिसीजन का, घसीटा गया आम आदमी पार्टी को, क्योंकि किसी ने कथित तौर पर, किसी ने बिना किसी सबूत के कह दिया कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत में दिए। अभिषेक मनु सिंघवी इसके खिलाफ खड़े थे। अभिषेक मनु सिंघवी बचाव पक्ष यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत की अपील पर लड़ रहे थे। कोर्ट में वो उधर से प्रतिवाद कर रहे थे। जाने माने अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि चुनाव का वक्त है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है। जब विपक्ष के सारे नेता जेल में रहेंगे तो चुनाव कैसे होगा? और इस मामले में किसी ने आरोप लगाया है, कोई सबूत नहीं दिया है, तो फिर भला जेल में रखने का क्या मतलब है? और सब कोई वैसे जानता है कि आखिर जो केस डॉक्यूमेंट के आधार पर, भ्रष्टाचार का केस भारत ने पूरी दुनिया में कागजों के आधार पर लड़ा जाता है। किसी के द्वारा कोई बयान, कोई अप्रूवर, कोई सरकारी गवाह बनके इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा को पैसा दे और गवाही आम आदमी पार्टी के खिलाफ दे, उस आधार पर तो किसी को जेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून है तो है। उसी मुद्दे पर अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील रख रहे थे। इसी दरमियान ईडी की तरफ से पेश हुए वकील राजू साहब कह रहे थे कि आचार संहिता और लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यही है कि चुनाव के 2 दिन पहले कोई मर्डर कर दे तो उसे गिरफ्तार ना किया जाए क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड है और वो एक पार्टी का नेता है? अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव के 2 दिन पहले की घटना, अगर जो केस आपने दर्ज किया है वो चुनाव के 2 दिन पहले का नहीं है। न्यायालय सारी दलीलों को सुनता रहा।
विद्वान न्यायाधीश सुनती रही और उसके बाद जब दोनों पक्ष की दलीलें पूरी हो गई उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और कैसे ईडी को सर्वनिरपेक्ष कहा जा रहा है कि सर्वो हया छोड़ चुकी है ईडी, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के भोंपू की तरह व्यवहार कर रही है, इसकी अगली पड़ताल मैंने नहीं, इस देश के जाने माने अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने की है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि 25 ऐसे नेताओं की एक पूरी लिस्ट उसने आज अखबार में छापी है जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके पहले उन्हें ईडी का नोटिस मिला और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 23 को उसमें राहत भी मिल गई। ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है कि कोई भाजपा में चला जाए या भाजपा के गठबंधन का हिस्सा बन जाए। ऐसे 25 लोगों में 23 को ईडी ने राहत दे दी, लेकिन जो नहीं गए वो जेल में है। और अखबार की उस लीड के बाद, उस पूरी खबर को पढ़ने के बाद साफ जाहिर होता है कि मनीष सिसोदिया जो बात कह रहे हैं, आतिशी जो बात कह रही हैं, इनकी सारी बातें कुछ हद तक तो सच जरूर लगती है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया गया, नहीं मानने पर जेल भेजा जा रहा है। ईडी का कन्विक्शन रेट आपको पता है कि राजनीतिक मामलों में सजा दिलाने के मामले में 0.4% कन्विक्शन रेट है। यानी ईडी जितने लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जितने लोगों के खिलाफ मुकदमा खोल रही है, उतने लोगों में 1% लोग 100 में 1 को भी सजा दिला पाने में ईडी कामयाब नहीं है। फिर ऐसे मुकदमे दर्ज कर न्यायालय का समय बर्बाद करने से फायदा क्या? जो 25 लोग ईडी का नोटिस पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शरण में गए, 10 तो कांग्रेस के हैं, 4 शिवसेना के हैं, 4 एनसीपी के हैं, कुछ टीडीपी के हैं, कुछ वाईएसआर कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, कई अन्य लोग हैं। यह सिर्फ 25 की बात नहीं है जिन 25 का पूरा डेटा आज दिया गया है। और इसमें अजीत पवार का भी जिक्र किया गया है कि अजीत पवार को पहले राहत दी गई। ध्यान रखिए, वो 80 घंटे की सरकार बनाने में भी देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े थे, उन्हें राहत दी गई। फिर बाद में उनके फिर से मुकदमा खोला गया, नया मुकदमा दर्ज किया गया और फिर जब वो बीजेपी के साथ आ गए उन्हें राहत मिल गई। हसन मुशर्रफ का मामला देखिए, वो भी उनके साथ आ गए शरद पवार की पार्टी तोड़कर, उन्हें भी राहत मिली हुई है। ठीक इसी तरीके से छगन भुजबल के मामले में ईडी की फाइल ही गुम हो गई, उसे अपनी फाइलें ही नहीं मिल रही है। जो जांच एजेंसी उसकी फाइल गुम हो जाए, भला उसे इस तरह के मामलों में जांच करने का कोई नैतिक अधिकार है जो अपनी फाइलों को सुरक्षित ना रखे? और फाइल भी उसी नेता की गुम हो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए। हेमंता बिश्व शर्मा, एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया कि जब वो कांग्रेस में थे, जब हेमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस में थे और राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे, तो राहुल गांधी उनकी बातें सुनने की बजाय बकौल हेमंता बिश्व शर्मा कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। अब ईडी ने पता नहीं कौन सा बिस्किट खिलाया, ईडी का नोटिस मिला, नोटिस के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले आए, मुख्यमंत्री भी बन गए। शुभेंदु अधिकारी नारदा मामले में उन्हें भी नोटिस मिला, वो भी भाजपाई हो गए। ठीक इसी तरीके से दूसरे राज्यों में भी कई सारे लोग आपको दिखाई देंगे, और जो लोग नहीं गए वहां देखिए किस प्रकार का खेल हो रहा है। आप सभी देख रहे हैं कि लोकतंत्र का चीरहरण चुनाव के मौसम में, जब चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह मेरठ, मुजफ्फरनगर और पता नहीं देश में कहां कहां रैलियां कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी को यह हक नहीं है कि उसके नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये लोग चुनाव प्रचार करें? क्या ये सभी सजायाफ्ता है कि ये चुनाव प्रचार नहीं कर सकते? जब ये सजायाफ्ता नहीं है, जब इनके खिलाफ कोई सबूत अब तक पेश कर पाने की स्थिति में नहीं है, पहले चार्जशीट, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट, और कोर्ट खुद कहती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद अपनी टिप्पणी में कहा कि आप कोई मनी ट्रेल प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, फिर इन्हें जेल में क्यों रखा जा रहा है? क्या इनको चुनाव प्रचार से वंचित किया जा रहा है? लोकतंत्र के महापर्व में इलेक्शन कैंपेन से वंचित किया जा रहा है, और यह सब कुछ ईडी की कृपा से हो रहा है, क्योंकि ईडी सर्वनिरपेक्ष हो चुकी है। और क्यों सर्वनिरपेक्ष हो चुकी है, अब जरा इसकी जांच भी आगे कर लेते हैं, इसकी पड़ताल भी करने की कोशिश करते हैं। आपने नहीं सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ईडी ने पूछताछ की होगी या ईडी ने उसे जेल भेजा होगा। किसी भाजपा के मुख्यमंत्री को, केंद्र के मंत्री को, मनमोहन सिंह के टाइम में तो देखा गया कि भ्रष्टाचार की जांच
भ्रष्टाचार का मामला ए राजा के ऊपर आया, मनमोहन सिंह ने अपने मंत्री को जेल भेजा, भले ही बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली, लेकिन यह सरकार भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को जेल नहीं भेज रही है। यह ईडी, सर्वनिरपेक्ष ईडी, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को घेर नहीं रही है। यह हालात है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखड़े को द न्यूज लॉन्चर के लिए दिए इंटरव्यू में अपनी पूरी कहानी, पूरा दर्द कि ईडी ने उनसे क्या क्या कहा था, समझौते की टेबल पर आने के लिए बकौल अनिल देशमुख की ईडी ने क्या क्या इशारे किए थे, उस सब कुछ उन्होंने साझा किया है। आप द न्यूज लॉन्चर पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश में इतना बड़ा व्यापम का मामला हुआ, कहा गया बिहार में सृजन घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता वित्त मंत्री थे उस टाइम, क्या कभी ईडी पहुंची? क्या उसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने माना? सिर्फ एक, यदि हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, अपने बूते बने आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें मुख्यमंत्री पद से वंचित किया गया। पहले उनके बारे में भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आने का ऑफर था, वो ऑफर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एक रास्ता एनडीए गठबंधन में आने का था, दूसरा रास्ता जेल का रास्ता था, जो ईडी के रास्ते तय होना था, वो हुआ। महुआ मोइत्रा, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने अडानी के ऊपर कई सारे सवाल पूछे, पहले उनकी सदस्यता चली गई। एथिक्स कमेटी, पार्लियामेंट में कोई एथिक्स कमेटी होती है, उसमें विनोद सोनकर जी चेयरमैन है, और उस एथिक्स कमेटी की सिफारिशों के आधार पर महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म कर दी गई। अडानी के खिलाफ बोलना, क्या यह मामला एथिक्स कमेटी का है? क्या अडानी भारत में एथिक्स के आचरण के पैरामीटर हो गए? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाद भारत में अडानी ही हुए हैं कि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। महुआ मोइत्रा को सदस्यता गई और अब ईडी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रही है, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। लालू यादव का परिवार, उनके खिलाफ भी कई मामले चल रहे हैं। लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती हो, उनकी और बेटियां या परिवार के दूसरे सदस्य हो, उनके खिलाफ मामला चल रहा है। लेकिन यह मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? सवाल यह है कि ईडी किसी को गिरफ्तार करे, कोई आपत्ति नहीं है। ईडी किसी से पूछताछ करे, कोई आपत्ति नहीं है। ईडी किसी को सजा दिलवाए, सबूत पेश कर सजा दिलवाए, कोई आपत्ति किसी को नहीं है। लेकिन आपत्ति किस बात पर है? आपत्ति इस बात पर है कि लोग, जांच एजेंसियां ये परसेप्शन जो बना रही हैं, ये धारणा पूरे देश में बन रही है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, और वाकई हो भी रही है। आपने नहीं सुना कि अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई में बैठे हुए हैं? क्या उन्होंने अपने जीवन में कभी रणजी ट्रॉफी लेवल पर भी बल्ला पकड़ा है? लेकिन वो बीसीसीआई में है क्योंकि गृह मंत्री के बेटे हैं। लोढ़ा पैनल की सिफारिशों में उनके लिए जो न्यायालय के आदेश से लोढ़ा पैनल आया था, और लोढ़ा पैनल ने खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई के टॉप पोस्ट को रिजर्व कर दिया था, एक तरह से उसमें ढील देकर के उनको बनवाया गया। ये किसके लिए हुआ? ये प्रिविलेज के लिए हुआ, क्योंकि जय शाह के पिता का नाम अमित शाह है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान गृह मंत्री हैं, इसलिए हुआ। क्या आपने कभी सुना कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ ईडी गई हो? हिमाचल प्रदेश के स्टेडियम के मामले में लोगों ने सवाल उठाया। क्या आपने कभी सुना कि उत्तर प्रदेश में या किसी दूसरे राज्य में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ईडी कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ गई हो? क्या आपने कभी सुना कि अडानी के पोर्ट से जो ड्रग्स पकड़े जाने की बात आई, क्या कभी अडानी के घर ईडी गई हो? तो इसके लिए सर्वनिरपेक्ष शब्द से बेहतर शब्द यदि कोई है तो हमारे दर्शक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। लेकिन ईडी की गतिविधियों को देखकर एक बात तो साफ जाहिर होती है कि इस देश का विपक्ष जब ये आरोप लगाता है कि जांच एजेंसियां निरपेक्षता के साथ काम नहीं करती, जांच एजेंसियां परेशान करने के मकसद से, प्रताड़ित करने के मकसद से, विपक्षी एकता को कमजोर करने के मकसद से कार्रवाई करती है, तो इस आरोपों में दम नजर आता है। ईडी, पीएमएलए एक्ट, सभी जानते हैं कि यही पीएमएलए एक्ट जिसकी धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की जाती है, और धारा 45 जिसको नॉन बेलेबल बनाया गया, किस मकसद से बनाया गया? 2017 का दौर था, नवंबर का महीना था, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल ने ईडी के अधीन आने वाले पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 को असंवैधानिक करार दिया था। क्या कहता है सेक्शन 45?
सेक्शन 45 यही कहता है कि किसी व्यक्ति को जांच के लिए अंतहीन समय तक जेल में रखा जा सकता है, उसकी जमानत नहीं होने दी जाएगी, भले ही उसके खिलाफ सबूत मिले या ना मिले। उस मामले में उन्होंने निकेश ताराचंद शाह के मामले में इस पूरे मामले को संविधान की मूलभूत भावना के विरोध में बताया। और एक आम नागरिक भी इस बात को समझता है कि ईडी जो काम करती है आर्थिक अपराध की जांच कभी किसी को जेल में रखकर नहीं हो सकती। लालू यादव को जब 2013 में पहली सजा हुई थी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही सजा हुई थी, चारा घोटाला जिसे आप कहते हैं, लालू यादव जेल में नहीं थे, वो संसद में थे। क्योंकि जो केस डॉक्यूमेंट के आधार पर लड़ा जाता है, उस केस में कागज के आधार पर लड़ा जाता है, उस केस में जेल में रख करके किसी से कोई क्या हासिल कर लेगा। सवाल सबसे बड़ा यही है कि किस मकसद से ईडी ये काम कर रही है। क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यदि इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होती तो क्या ईडी वहां तक पहुंचती? नहीं पहुंचती। मैंने निकेश ताराचंद शाह मामले का जिक्र किया कि उस मामले में सेक्शन 45 को असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन बाद में 2018 में एक फाइनेंस बिल के माध्यम से संसद में फिर से ईडी के सेक्शन 45 को नए स्वरूप में जीवित कर दिया गया। यानी किसी भी व्यक्ति पर कोई भी आरोप लगेगा, गिरफ्तारी होगी। और बात ईडी की हो रही है, सर्वनिरपेक्ष ईडी की बात हो रही है, तो जरा ईडी की सर्वनिरपेक्षता इस मामले में भी देखिए। जयपुर में ईडी के अधिकारियों की कथित रूप से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी। दिल्ली में सीबीआई ने 5 करोड़ रुपए का मामला ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया। और 5 करोड़ रुपए किसमें? इसी शराब मामले में जिसमें केजरीवाल और सिसोदिया गिरफ्तार हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जिस मामले में गिरफ्तार है, उसी मामले में एक शराब व्यवसायी को बचाने के लिए कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए की डील करने के मामले में ईडी के एक असिस्टेंट डायरेक्टर और एक सेक्शन ऑफिसर को सीबीआई ने, जो खुद नरेंद्र मोदी के अधीन काम करती है, उसने गिरफ्तार किया। दक्षिण में, तमिलनाडु में गिरफ्तारी हुई ईडी की। ये हालात जब इस देश में बने हुए हैं कि ईडी गिरफ्तारी कर रही है और ईडी के लोग खुद गिरफ्तार हो रहे हैं, खुद रिश्वत लेते पाए जा रहे हैं, और चर्चा तो यहां तक है कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में ईडी में पोस्टिंग के लिए बहुत मारामारी है। पोस्टिंग के लिए ईडी में, चूंकि इसे एक पैसे कमाने का जरिया भी लोग मान रहे हैं कि यहां पर जाने के बाद भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं कि किसी को बचाने, किसी का नाम जोड़ने, किसी का नाम हटाने के खेल में अच्छी मोटी कमाई हो सकती है। तो ये आरोप भी अब लगने शुरू हो गए। हालात जब इस कदर सिस्टम को, सत्ता को, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दबाने और खत्म करने की तरफ चले जाए, तो इस देश में आवाज को उठने से रोका नहीं जा सकता, आवाज बुलंद होने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन आवाज बुलंद करने का मतलब तो और जल्दी समझ में आता है जब ईडी जैसी संस्थाएं सर्वनिरपेक्ष ना होकर सर्वो हया के साथ जांच करने, जांच को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हिस्सेदार बने। आज की तारीख में धर्मनिरपेक्ष भारत की सर्वनिरपेक्ष ईडी पर इससे ज्यादा कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उस कहने का कोई मतलब तब तक नहीं बनता है जब तक ईडी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करती, और जब तक न्यायालय टिप्पणियों से आगे बढ़कर सेक्शन 45 जो ईडी के अधीन पीएमएलए का सेक्शन 45 है, उसे निरस्त करने का, असंवैधानिक करार देने का, और संविधान के मूल ढांचे में इस तरह के कानून की कोई जगह नहीं है, ये कहने की तरफ और ये आदेश पारित करने की तरफ नहीं जाता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।